हेलो स्टूडेंट्स, आई एम आदित्य प्रकाश अग्रहरी और आप देख रहे हैं मेरे और अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल आदित्य स्टडी पॉइंट को। ठीक है, आज हम ये क्लास 12 का लेक्चर लेकर के आए हैं। जैसा कि आप लोग को केमिस्ट्री और मैथ्स के कई सारे लेक्चर आप लोग को मिल रहे थे, लेकिन फिजिक्स के लेक्चर आप लोग को नहीं मिल रहे थे। आज ये फिजिक्स का लेक्चर है। ठीक है, हम लोग का जो चैप्टर चल रहा था, कौन सा चैप्टर चल रहा था? चौथा चैप्टर हम लोग का चल रहा था ना, संधारित्र एवं परावैद्युतांक। ठीक है, संधारित्र एवं परावैद्युतांक का ये थर्ड पार्ट है और इस पार्ट में ये पूरा चैप्टर आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा। पूरा आज ये कंप्लीट हो जाने वाला है। ठीक है, तो इसलिए आज का ये लेक्चर बहुत ही शानदार होने वाला है। ठीक है, तो जो करना है शेयर वेयर जम करके शेयर करो, जम करके लाइक करो और जम करके सब्सक्राइब भी कर दो। ठीक है, क्योंकि क्लास 9 से लेकर के 12 तक 9, 10, 11, 12 सारे क्लासेस के फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के लेक्चर आप लोग को लगातार मिलते रहते हैं। ठीक है, तो इसलिए स्टडी से संबंधित सारी वीडियो जो आप लोग को इस चैनल पर मिलते रहते हैं, इसलिए आप लोग इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आज हमको आज पढ़ना क्या है? आज हमको पढ़ना है संधारित्र। ठीक है, तो संधारित्र को पढ़ने के लिए सबसे पहले कुछ चीजें हैं, क्यों बनाया गया है, कैसा है, ये सारी चीजें जानेंगे। ठीक है, मान लो जो धारिता थी, आज आप धारिता नहीं पढ़ोगे, आज आप संधारित्र पढ़ोगे। लेकिन जो धारिता थी, इसके पहले वाले लेक्चर में आपने पढ़ा है धारिता। तो धारिता क्या थी? धारिता को हम C से प्रदर्शित करते थे। C = Q/V था। C = Q/V था ना, वही था। धारिता का डेफिनेशन क्या था भाई? धारिता का डेफिनेशन ये था कि किसी भी आवेश या ऊर्जा के धारण करने की क्षमता को धारिता कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? किसी आवेश या ऊर्जा के धारण करने की क्षमता को धारिता कहते हैं। ठीक, ये चीज आपकी क्लियर है। ठीक है, तो यानी कोई भी आवेश हो, उसको अगर कोई अगर ऐसा मतलब यंत्र है जो किसी आवेश को धारण कर सकता है, तो वो उसकी क्या कहलाएगी? धारिता कहलाएगी। लेकिन इस धारिता में एक त्रुटि है, एक गड़बड़ी है भाई, जिसके लिए संधारित्र को बनाया गया है। ठीक, अब वो दिक्कत क्या है इसमें, ये बताते हैं। जैसे मैं एक डेरिवेशन आप लोग को कराया था, उसमें क्या था कि अगर 1 फैरेड अगर धारिता अगर किसी चीज की अगर हो, ठीक है, किसी चीज की अगर धारिता 1 फैरेड हो, तो उसको उस धारिता को एकत्रित करने के लिए जो यंत्र है, जो चालक है, उसका जो त्रिज्या होना चाहिए, जो चालक है उसकी त्रिज्या कितनी होनी चाहिए? 90 लाख किलोमीटर होगी। यानी किसी भी चालक की अगर त्रिज्या 90 लाख किलोमीटर हो, तब वो 1 फैरेड को एकत्रित कर सकता है। तो 90 लाख किलोमीटर कम तो नहीं है, बहुत ज़्यादा है। अब 90 लाख किलोमीटर त्रिज्या वाला कोई चालक बनाना आसान बात है नहीं, नामुमकिन सा है हम लोगों के लिए। इसलिए हमने क्या बनाया? संधारित्र बनाया। संधारित्र क्या है? जैसे किसी भी यंत्र का एक ऐसा यंत्र है जिसका आयतन बिना बढ़ाए, जिसका आयतन ना बढ़ाना पड़े, बट उसमें आवेश की जो मात्रा है उसको अधिक से अधिक एकत्रित कर लिया जाए। यानी बिना आयतन बढ़ाए आवेश की मात्रा को एकत्रित किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? संधारित्र कहते हैं। ठीक, संधारित्र क्या है भाई? संधारित्र क्या है? संधारित्र, इसका डेफिनेशन आप लिख सकते हैं अपने बोर्ड एग्जाम में लिखने के लिए। आप अपने कॉपी में डेफिनेशन इसका एक लिख लीजिए। एक ऐसा समायोजन जो अपने अंदर आवेश की मात्रा का संचय करता है। एक ऐसा समायोजन जो अपने अंदर आवेश की मात्रा का संचय करता है, उसको संधारित्र कहते हैं। क्या कहते हैं? संधारित्र कहते हैं। ठीक है, अब संधारित्र जो है, इसको मतलब क्या है, कैसा है, सब बताते हैं। ठीक, मान लो ये प्लेट है, एक प्लेट है, ये दूसरा प्लेट है। ठीक, ये क्या है? धनावेशित है, ये ऋणावेशित है। लेकिन इन दोनों में एक कॉमन चीज क्या है? इनकी जो आवेश की मात्रा है दोनों में बराबर है। ठीक, दोनों में क्या है? बराबर है, बट विपरीत है। यहां पर निगेटिव है, यहां पर पॉजिटिव है। ठीक है, बराबर है आवेश की मात्रा, लेकिन विपरीत है। ये चीज हो गई। इनका जो क्षेत्रफल है क्षेत्रफल ए है, वो भी क्या है? बराबर है। इनके बीच की दूरी d। ठीक, इनके बीच की जो दूरी है उसको d से प्रदर्शित करेंगे। और एक चीज और, आपने आवेश कह रहा हूं, वैद्युत क्षेत्र आपने पढ़ा था। ठीक, तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है? वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है धन से ऋण की ओर, धन से ऋण की ओर।
उसी तरह से यहाँ पर भी वैद्युत क्षेत्र धन से ऋण की ओर होगा भैया। क्या होगा? धन से ऋण की ओर होगा। ये विद्युत क्षेत्र है। क्लियर हुआ? विद्युत क्षेत्र धन से ऋण की ओर होगा हमेशा। ठीक है। और एक चीज क्या है, जैसे मान लो हमने ये इस तरह से हमने एक प्लेट बना दिया, कोई दिक्कत नहीं भाई, बनाया ठीक। लेकिन क्या है, इन प्लेटों को अगर ये प्लेट गोलाकार हो तो भी ये संधारित्र कहलाएगा। गोलाकार हो, अगर त्रिभुजाकार हो, आयताकार हो, ठीक है। यानी संधारित्र जो है गोलाकार भी हो सकता है, त्रिभुजाकार भी हो सकता है, आयताकार भी हो सकता है, जैसा बनाना चाहेंगे वैसा हो सकता है। मान लो अगर ये त्रिभुज है, ठीक, इसको अगर संधारित्र बनाना है तो इसके ऊपर ऐसे हमने कर दिया। ये क्या है? ये धनावेशित है, ये क्या है? ऋणावेशित है। ठीक, ये क्या बन जाएगा? संधारित्र बन जाएगा। ठीक है। क्लियर हो पाया? क्लियर हो पाया ना? चलो इसको नोट कर लो। ठीक है। और एक चीज मैं आप लोग को बता दूं, जो संधारित्र है, जैसे इसका सिंबल एक होता है। जैसे मान लो कहीं भी परिपथ है, किसी परिपथ में अगर आपको संधारित्र अगर दिखाना है तो क्या ये इतना लंबा चौड़ा ये बना करके दिखाओगे? इतना लंबा चौड़ा बना करके तो दिखाना नामुमकिन है। अगर बना करके दिखा भी दिए तो जो टीचर है वो जानते हो क्या होगा? उसको झटका लगेगा और वो बेहोश हो जाएगा। ठीक। इतना लंबा चौड़ा बना करके नहीं दिखाया जाता है। इसका एक सिंबल होता है। सिंबल क्या होता है? या फिर ऐसे या फिर इस तरह से, एरो नहीं होता है, ऐसे होता है गोल सा। ठीक। या फिर इस तरह से या फिर इस तरह से अगर कहीं बना हो तो क्या होगा? वो होगा संधारित्र का चिन्ह। ठीक है। यानी वो संधारित्र है। ठीक है। नोट कर लो इसको। नोट क्या करना है? फिगर सुंदर बना नहीं पाता हूं, बस इसको आप लोग उतार लीजिए और जो मैंने डिफिनीशन बोला था उसको नोट कर लेना। ठीक। ये फिगर बना लो, डिफिनीशन नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं भाई। ठीक है। शानदार तो लेक्चर आज का होगा ही। ठीक है। पूरे मन से पढ़ो और ज्यादा शानदार हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद हम क्या पढ़ते हैं? इसके बाद हम पढ़ते हैं क्या कि संधारित्र प्लेटों के बीच, इसको मिटा देना, मिटा देते हैं। संधारित्र प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र एवं विभव। ठीक है। क्या क्या पढ़ते हैं भाई? विद्युत क्षेत्र एवं विभव पढ़ते हैं संधारित्र के प्लेटों के बीच। हेडिंग डालो, संधारित्र के प्लेटों के बीच विद्युत विभव तथा विद्युत क्या चुंबकीय कह रहा हूं, विद्युत क्षेत्र। ठीक है। विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र भी आपको आगे ही पढ़ना है, इसी क्लास में आपको पढ़ना है। ठीक है। तो पहले हम विद्युत क्षेत्र मान लीजिए अगर निकालते हैं तो उसके लिए पहले हमको डायग्राम बनाना पड़ेगा। डायग्राम देखो ऐसे होता है। धनावेशित, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, ऋणावेशित, इनके बीच की दूरी d है, ये भी मैंने आप लोग को बताया था d। ओके। और इन पे क्या है? आवेश q है, q आवेश है। ठीक। इनका क्षेत्रफल a है भैया, a है यहाँ पर भी। इसका विद्युत क्षेत्र E1 है, इसका विद्युत क्षेत्र E2 है। ठीक। अब कह रहा है इन दोनों के बीच में कहीं विद्युत क्षेत्र हमको बताना है। ठीक। तो इनके बीच में मान लीजिए अगर हमको यहाँ पर विद्युत क्षेत्र बताना है, इसको पहले हम मिटा देते हैं। ठीक। इसका इसमें कोई यूज नहीं है ज़्यादा। यहाँ पर मान लीजिए अगर हमको विद्युत क्षेत्र अगर बताना है तो हमने बताया था विद्युत क्षेत्र धन से ऋण की ओर होता है। धन से ऋण की ओर ही तो होता है, तो धन से ऋण की ओर होता है तो ये क्या हो जाएगा? E1 धन से ऋण की ओर जाएगा। अगर E2 अगर निकाले तो E2 भी धन से ऋण की ओर ही जाएगा क्योंकि ये इसके बीच में है। ठीक। यानी ये धन से ऋण की ओर जाएगा, E2 भी इधर ही होगा। ठीक। दोनों धन से ऋण की ओर होगा। तो E इज इक्वल टू
E1 प्लस E2 लिख सकते हो, एकदम लिख सकते हो, ठीक है। E1 प्लस E2। अब आपने E का एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या फॉर्मूला पढ़ा था? अनंत विस्तार वाले प्लेटों का जो विद्युत क्षेत्र होता है उसका आपने कुछ फॉर्मूला पढ़ा था। E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, ऐसा कोई फॉर्मूला पढ़ा था भाई, ठीक है। तो चलो नोट कर लो, E1 इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, E2 इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब इसका मान हम E1 और E2 का रख देते हैं इसमें, तो E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा भाई? 2 एप्सिलॉन नॉट, एलसीएम लोगे तो वही आएगा, और ऊपर में 2 सिग्मा, तो 2 से 2 कैंसिल, ठीक। तो ये क्या आ जाएगा? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। अब सिग्मा का एक फॉर्मूला होता है, क्या? आवेश का। आपने कभी सिग्मा का जो आपने कभी फॉर्मूला पढ़ा है, सिग्मा का फॉर्मूला सबसे पहले आप बताइए क्या होता है? सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन में ए। ऐसा कभी आपने कोई फॉर्मूला आपने देखा था? नहीं देखा था? देखा है भाई, ठीक है। जो आवेश का पृष्ठीय घनत्व होता है, आवेश का पृष्ठीय घनत्व वाला फॉर्मूला जो था, वही वाला ये फॉर्मूला है, आपने इसको पढ़ा हुआ है पहले चैप्टर में, ठीक। तो यहाँ से ऐसे भी आप लिख सकते हो, E इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट था ना, तो इसको ऐसे लिख सकते हो, Q अपॉन ए अगर लिखो तो Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट ए, इसको लिख सकते हो ऐसे भी। इन दोनों के बीच में अगर कोई परावैद्युतांक हो तो E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट के ए। परावैद्युतांक के कारण इस तरह से कुछ हो जाएगा, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हो गई? नोट कर लो, नोट करो, जल्दी करो, मिटाएं। अब विभव अब निकालते हैं। विभव कैसे निकलेगा, इसको पहले नोट कर लो। उधर मैंने मिटा दिया भाई, ये इसी तरह से रहेगा, इनके बीच की दूरी d है, ठीक। विभव का एक फॉर्मूला होता है, सबसे पहले ये जो आपने निकाला था किसका? E का। E इज इक्वल टू आपने क्या निकाला था? Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, क्या निकाला था? A निकाला था ना, यही था, ठीक। इसको आप किनारे रख दीजिए। अब V इज इक्वल टू क्या होता है? E इंटू डी। कैसे आया भाई? आपने पढ़ा है कभी? V इज इक्वल टू E इंटू डी, आपने कभी पढ़ा है? बस भूल गया है हल्का सा, ठीक। बताते हैं। विभव का फॉर्मूला जो होता है, विभव का पहले आप ये बताइए कि उसका परिभाषा क्या होता है। किसी आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य बटे आवेश, यानी W अपॉन में Q। जैसे मान लो आवेश जो है उतने ऊंचे पर है, ठीक, वहां पर आवेश है अनंत पर है, ठीक। हमको यहाँ पर लाना है, तो हम सीढ़ी लगा करके मान लो अगर चढ़ रहे हैं, सीढ़ी लगा करके या किसी भी तरह से वहां पर हम चढ़ गए, वहां से आवेश को खींच करके लाएं, मेहनत लगा भाई, मेरा एनर्जी खर्च हुआ है, तो क्या मेरे एनर्जी का कोई मूल्य नहीं है ना? वैल्यू है ना मेरे एनर्जी का? चलिए मेरे एनर्जी का ना सही, आपके एनर्जी का वैल्यू है कि नहीं है ना? है। तो आप एनर्जी खर्चा कर रहे हो, तो यानी कुछ कार्य तो कर रहे हो, वहां से यहां तक लाने में कुछ कार्य आपने किया कि नहीं किया ना? आपके एनर्जी का कुछ मूल्य है ना? तो वहां से यहां तक लाने में कुछ आपने कार्य किया है, ठीक। तो उसी कार्य को यहां पर लिख देंगे, ठीक। कार्य बटे आवेश। अब कार्य का जो है फॉर्मूला क्या होता है? कार्य इज इक्वल टू बल गुणे विस्थापन होता है। बल को किससे प्रदर्शित करते हैं भैया? F से। W इज इक्वल टू F, विस्थापन को D से, ठीक। F इंटू डी हो गया। अब F जो है, आपने विद्युत क्षेत्र में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, कि कौन सा फॉर्मूला है भाई? F इज इक्वल टू Q इंटू E। पढ़ा है भाई, इतना हैरान मत हो यार, तुम लोग हैरान होने लगते हो। हाँ बताओ, चलो ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है, तो अगर F का मान अगर इसमें हम रखें तो W इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? QE इंटू डी। F के जगह पे F का मान हमने पुट कर दिया। अब ये W यहाँ पर है, तो W का मान वहाँ पर पुट कर देते हैं, QE
डी अपॉन में क्यू, ये वाला क्यू आ गया, क्यू से क्यू कैंसिल, तो क्या आ गया V इज इक्वल टू ई इंटू डी। अब ये क्या है, यहाँ पर जो हमने लिखा हुआ है क्या है, V इज इक्वल टू ई इंटू डी। ये रफ वर्क है, हमने बस उसी तरह से समझाने के लिए आपको कर दिया, ठीक। इसका कोई इसमें मतलब लिखना उखना नहीं है, बस V इज इक्वल टू ई इंटू डी देख लो कैसे आया है, ठीक है, याद कर लो, देख लो, समझ लो, जो करना है करो, बस लिखना है, ठीक। चलो अब E का मान हमने यहाँ पर पहले से निकाल रखा है, V इज इक्वल टू ई का मान Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट A इंटू डी, ठीक। ये क्या आ गया, विभव आ गया, ठीक है, क्या आ गया, विभव आ गया। अब अगर प्लेटों के बीच में परावैद्युत पदार्थ हो तो Q इंटू डी अपॉन में एप्सिलॉन नॉट के A, ये क्या आ जाएगा, विभव का फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। नोट करो, नोट कर लो, हो गया, आगे बढ़े, चलो बढ़ जाते हैं। अब इसके बाद हमको कुछ विशेष प्रकार की चीजें पढ़नी है, ठीक है, इसको नोट कर लिए, चलो स्क्रीनशॉट ले लेना अगर नहीं कर पाए होगे तो, ठीक। इसके बाद एक चीज हमको पढ़नी है, इसके बाद हमको एक चीज पढ़नी है, क्या पढ़नी है, हमको पढ़ना क्या है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, ठीक। क्या हमको पढ़ना है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता हमको पढ़नी है, ठीक है। यहां पर हमने बना लिया भाई, ये क्या है, धन आवेशित है, ये क्या है, ऋण आवेशित है, ठीक। इनके बीच की दूरी d है, इस पे आवेश q है, इस पे भी आवेश q है, इसका भी क्षेत्रफल है, उसका भी क्षेत्रफल है, मतलब किसी भी चीज में एक कम नहीं रहेंगे ये भाई साहब, किसी भी चीज में उससे कम नहीं रहेंगे। इसका क्षेत्रफल होगा तो उसका भी क्षेत्रफल होगा, इसका आवेश q होगा तो उसका भी q होगा, ठीक है। तो हमने निकाला है v का मान हमने निकाला था, सबसे पहले E का हमने निकाला था ना, E इज इक्वल टू क्या हमने निकाला था, Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट के A, V इज इक्वल टू हमने क्या निकाला था, Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट के A इंटू डी, V का मान हमने निकाला था। अब C इज इक्वल टू होता क्या है, अब जानो C इज इक्वल टू होता क्या है। C इज इक्वल टू आपने कोई फॉर्मूला पढ़ा था, बताया है यार मैंने स्टार्टिंग में, Q अपॉन में V, ठीक। तो V का मान यहाँ पर, इसका मान इसमें पुट कर दो, तो C इज इक्वल टू Q अपॉन में Q इंटू डी अपॉन में एप्सिलॉन नॉट के A, Q से Q कैंसिल, ठीक। तो ये क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट के A अपॉन में D, C इज इक्वल टू क्या है, एप्सिलॉन नॉट के A अपॉन में D, ठीक। ये एक फॉर्मूला है, कैसे मिला है, C इज इक्वल टू Q अपॉन V से मिला है, ठीक। C इज इक्वल टू Q अपॉन V से हमको मिला है, नोट कर लो। उसके बाद इससे संबंधित एक चीज हम जानेंगे, ठीक है। C इज इक्वल टू क्या था भाई, हमको एक फॉर्मूला जो मिला है हम वही यहां पर लिख देंगे, ठीक है। क्या हमको फॉर्मूला मिला था, एप्सिलॉन नॉट के A अपॉन में D, ये हमको फॉर्मूला मिला है। अब इससे हम कुछ 3 चीजें जानेंगे। C इज प्रोपोर्शनल टू क्या है, K, C इज प्रोपोर्शनल टू A, C इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन D, यानी C इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू D, ठीक। अब इसमें हम क्या जानते हैं, सबसे पहले C इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू D, ये हम जानेंगे। D क्या है, इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी है, यानी प्लेट के बीच की दूरी बढ़ाएंगे तो धारिता कम होगी, प्लेट के बीच की दूरी कम करेंगे तो धारिता बढ़ जाएगी, ठीक है। दूरी कम करेंगे धारिता बढ़ेगी, दूरी ज्यादा करेंगे धारिता कम होगी, ठीक है। D का हमको पता चल गया। अब C इज प्रोपोर्शनल टू A है, C इज प्रोपोर्शनल टू A है, वो क्या है भाई, C है
मान लो कोई चालक है या फिर संधारित्र है, ठीक, इसका जो क्षेत्रफल है अगर इतना है, ठीक है, जैसे मान लो आपके पेट का क्षेत्रफल इतना है, क्षेत्रफल इतना है ना आपके पेट का, तो आप 2-3 रोटी खाते हो, ठीक, वहीं पे इतना से आपका पेट का क्षेत्रफल इतना हो जाए तो क्या करोगे, 20, 25, 50, 60 रोटी भर लोगे, खा लोगे कि नहीं खा लोगे, 50-60 रोटी खा लोगे, इतना अगर क्षेत्रफल हो जाए। अब पहले इतना था तो 2 ही 3 रोटी खाते थे, अब इतना हो गया 50-60 रोटी खा रहे हो। उसी तरह से इसमें भी है, क्षेत्रफल इतना है तो कम है, संधारित आवेश की मात्रा कम क्या कहता है संचित कर पाएगा, इतना हो जाएगा तो ज़्यादा आवेश की मात्रा संचित कर पाएगा। ये भी तुम्हारे पेट के ही तरह है, बस उसमें रोटी भर रहे हो, इसमें आवेश को भरना है, ठीक है, उसमें आवेश को उसमें रोटी खा रहे हो, इसमें आवेश खाएगा, ये खाएगा नहीं, बस भर लेगा, एकत्रित करके रख देगा, ठीक है। उसके बाद एक सबसे लाजवाब जो है, सबसे बढ़िया चीज जो है, C इज प्रोपोर्शनल टू K, यानी मान लो कोई भी परावैद्युत पदार्थ अगर इनके बीच में आ गया, ठीक है, तो इसकी धारिता जो है बढ़ जाएगी, ठीक, यानी किसी भी संधारित्र के बीच में अगर तुम परावैद्युत पदार्थ भर दोगे तो उसकी धारिता बढ़ जाएगी, ठीक है। तो क्षेत्रफल बढ़ाने की जरूरत नहीं, मान लो इतने क्षेत्रफल में अगर 1 फैरेड अगर मान लो इतने क्षेत्रफल में अगर 1 फैरेड अगर क्या हो रहा है, धारिता अगर हो रही थी, तो आप क्या कीजिए, उसमें कुछ परावैद्युत पदार्थ ऊपर से भर दीजिए, कोई भी कूड़ा करकट उठाओ यार, भर दो उसमें, ठीक है, रोड पे चलते रहो उठा करके कुछ भर दो, ठीक। तो जो इतने बड़े क्षेत्रफल में आ रहा था वो इतने छोटे से ही क्षेत्रफल में आ जाएगा। यानी क्या है, जब आप किसी संधारित्र के बीच में जब परावैद्युत पदार्थ भरोगे तो उसकी धारिता बढ़ जाएगी, ठीक है। आप परावैद्युत पदार्थ इधर भरे, उधर धारिता बढ़ गई, इधर निकाले, उधर धारिता भी कम हो गई, ठीक है। इसलिए किसी भी चीज का अगर धारिता अगर बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा, उसके बीच में परावैद्युत पदार्थ को भर दीजिए आप, धारिता ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी, ठीक है। इसको नोट कर लो, उसके बाद चलते हैं आगे। चलो अब इसको मिटाते हैं, ठीक है। अब एक नया हेडिंग डालो, ठीक है, एक नया हेडिंग डालो, क्या, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, प्लेट संधारित्र की धारिता जब उनके बीच एक परावैद्युत पदार्थ आंशिक रूप में से भरा हो, यानी उनके बीच में अगर कोई परावैद्युत पदार्थ अगर भर गया है तो उनकी धारिता क्या होगी, उसके लिए एक फिगर तो बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। फिगर ले लेते हैं भाई, ये धनावेशित है, हाँ भाई धनावेशित है, ये ऋणावेशित है, इस पे Q है, इस पे भी Q है, ये A है, इस पे भी A है, काहे कम रहेंगे भाई। अब इनके बीच में ये एक परावैद्युत पदार्थ हमने भर दिया, ठीक, ये हमने परावैद्युत पदार्थ भर दिया। ये जो है T दूरी, मतलब ये इनके बीच की जो दूरी है, मान लो कोई एक बीम है, ठीक, उसमें हमने परावैद्युत पदार्थ भरा और उसको इसके बीच में हमने डाल दिया, तो उसका जो लंबाई है क्या है, लंबाई कह रहा हूँ, चौड़ाई जो है वो T है, और इनके बीच की जो दूरी है वो क्या है, D है, पूरे के बीच की दूरी क्या है, D है, और इसके बीच की दूरी T है। समझ पाए हो क्या कह रहा हूँ। तो इनके बीच में जो परावैद्युत पदार्थ आ गया तो क्या निकालना, हमको धारिता निकालना है। धारिता निकालने के लिए चलो सबसे पहले क्या करते हैं, विद्युत क्षेत्र निकालते हैं। पहले परावैद्युत पदार्थ का विद्युत क्षेत्र निकालेंगे, फिर जो खाली स्थान है हवा का विद्युत क्षेत्र निकालेंगे। पहले खाली स्थान का विद्युत क्षेत्र निकालते हैं, उससे पहले थोड़ा इंक विंक डाल दिया जाए, थोड़ा सा साफ दिखेगा, ठीक है।
चलो अब आप लिखेंगे प्लेटों के बीच हवा में विद्युत क्षेत्र, ये माना तूने वो लिख लेना अपने से, ठीक है। अब इतने बड़े हो गए हो कि आप लोग लिख सकते हो आराम से, ठीक है। तो प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र E इज इक्वल टू, निकाला क्या था, Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट A, निकाला था ना, यही नहीं निकाला था, नोट कर लो। उसके बाद हवा में विद्युत विभव निकालते हैं, प्लेटों के बीच हवा में विद्युत विभव, ठीक। तो V इज इक्वल टू क्या आपने पढ़ा था, V इज इक्वल टू E इंटू डी, ठीक। तो E इंटू डी है, बट एक चीज जान जाइए, यहाँ पर D है तो इनके बीच में एक परावैद्युत पदार्थ भी तो भरा है, तो D माइनस टी करना पड़ेगा, D में से T को घटाना पड़ेगा, तभी तो ये और ये हमको पता चल पाएगा। हवा वाला माध्यम हमको तभी तो पता चल पाएगा जब इसके बीच में से परावैद्युत पदार्थ को हटा दें, जहां D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, D माइनस टी, ठीक। तो यहां पर क्या हो जाएगा, विभव हमारा हो जाएगा, E का मान हमारा हमने निकाला है हवा में, Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट A इंटू D का मान D माइनस टी, ठीक। D माइनस टी, क्योंकि ये इतना बड़ा है, उसमें से इसको घटाएंगे तभी तो ये और ये हमको पता चल पाएगा, ठीक है। अब प्लेटों के बीच माध्यम का, प्लेटों के बीच माध्यम का विद्युत क्षेत्र क्या है भाई, विद्युत क्षेत्र E इज इक्वल टू Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट के A, क्योंकि माध्यम है तो K है, ठीक है, क्या है, K है। अब माध्यम का विद्युत क्षेत्र निकालेंगे, माध्यम का विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू, यहां पर D के जगह पे T रहेगा, क्योंकि इनके बीच की दूरी T है, तो यहां पर T लिखेंगे, तो यहां पर क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू E इंटू टी लिखेंगे। क्यों लिखेंगे भाई, क्योंकि यहां पर पहले हम इनके बीच की दूरी D था ना, पहले D था इसलिए D हम लिख रहे थे, लेकिन इनके बीच की दूरी अब T हो गई है तो हम T लिखेंगे, क्योंकि परावैद्युत पदार्थ का निकाल रहे हैं ना, इसलिए, ठीक। तो V इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के A इंटू टी, ये आ जाएगा। अब क्या है, विभव दोनों का क्या है, दोनों का विभव हमको मिल चुका है, ठीक। जब दोनों का विभव हमको मिल चुका है तो दोनों विभव को हम जोड़ देंगे, ठीक है, क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो इसके लिए हमको कुछ मिटाना पड़ेगा, ठीक है। यहां पे जोड़ दें क्या, चलो जोड़ देते हैं। V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, V1 ये है, V2 ये है, ठीक। तो V इज इक्वल टू क्या है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A, यहां पर भी Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A है, ठीक। तो बचेगा क्या, अगर हम Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट A लिख दिया हमने इंटू D माइनस टी, अब यहां पर प्लस Q अपॉन में Q इंटू टी अपॉन में एप्सिलॉन नॉट A यहां पर है, ठीक। एप्सिलॉन नॉट के A है, के A यहां पर हमने ऐसे लिख दिया। तो V इज इक्वल टू, यहां से कुछ कॉमन ले सकते हो, Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट A कॉमन ले लिया हमने, तो बचेगा क्या अंदर, यहां पर बचेगा D माइनस टी प्लस क्या बचेगा, T अपॉन में K, क्योंकि हमने यहाँ पर K कॉमन नहीं लिया, यहाँ पर K नहीं है तो K कॉमन कैसे लेंगे, इसलिए T अपॉन में K वहां पर बच गया है, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हो गई, नोट कर लो पहले उसको, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक। चलो इसको नोट कर लो, बढ़े, मिटा दें, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो तो इधर की चीजें मिटाते हैं, अब ऊपर का मिटा देते हैं।
हेडिंग तो तुम लोग डाल ही लिए होगे। तो हमने धारिता का पढ़ा था क्या, Q अपॉन में V हमने पढ़ा था, धारिता का यह फॉर्मूला है। तो C इज इक्वल टू Q अपॉन में इस V का मान यहां पर रख देंगे, Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट A इंटू D माइनस T प्लस क्या है T अपॉन में K है। Q से Q कैंसिल, तो C इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट A ऊपर चला जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A ऊपर चला जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D माइनस T प्लस T अपॉन में K नीचे रह जाएगा बेचारा लटका हुआ। ठीक है, ये माइनस नहीं है भैया, ये बटे है। ठीक, क्या है, बटे में था इसलिए। ठीक है, हमको क्या मिल गया, परावैद्युत पदार्थ जब भरा हो तो धारिता हमको मिल गई। ठीक, क्या मिल गई हमको, धारिता मिल गई। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, कंफ्यूजन हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से एक बार वीडियो को हल्का सा पीछे कर लेना, देख लेना अगर कंफ्यूजन हुआ होगा तो, नहीं तो कंफ्यूजन होने वाली कोई चीज़ ही नहीं है इसमें। ठीक, चलो आगे बढ़े जाते हैं, बढ़ जाए ना, मिटा दें। अब देखो, अब हमको संधारित्रों का संयोजन अब हमको पढ़ना है। स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो, जो करना है कर लो आराम से। संधारित्रों का संयोजन, तो संयोजन दो प्रकार से होता है। जैसे आपने क्लास 10th में प्रतिरोध का संयोजन किया था, प्रतिरोधों का संयोजन आपने कुछ पढ़ा था, तो उसमें दो तरीके से होता था। एक होता था श्रेणी क्रम में, एक होता था समांतर क्रम में। श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। तो उसी तरह से क्या है यहाँ पर, संधारित्रों का संयोजन। ठीक, तो सबसे पहले हम श्रेणी क्रम वाला पढ़ लें। श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक, अब श्रेणी क्रम में किस तरह से जुड़ा होता है, ऐसे नीचे लाएं, एक बैटरी लगाएं और फिर किनारे ले जाएं। भाई प्लस है, नेगेटिव है, ये एक बैटरी है, बैटरी का चिन्ह ऐसे होता है और ये इस तरह से होता है। दोनों में अंतर ये है कि ये जो है बराबर होते हैं लगभग। ठीक, ये क्या होते हैं, लगभग बराबर होते हैं, और ये बैटरी में एक बड़ा होता है एक छोटा होता है, ऐसे होता है। ठीक है, इन दोनों के बीच में यही अंतर है। ठीक है, तो जब बैटरी हमने यहाँ पर जोड़ दिया तो यहाँ से आवेश प्रवाहित होगा, Q, यहाँ से Q, यहाँ से Q, यहाँ से भी Q, यहाँ से भी Q, यहाँ पे Q, यहाँ पे Q। Q अपरिवर्तित है, यानी आवेश जो है लगातार वही आवेश प्रवाहित होता रह रहा है। लेकिन जो विभव है वो क्या है, यहाँ से यहाँ के बीच में V1 है, यहाँ से यहाँ के बीच की V2 है, और यहाँ से यहाँ के बीच की V3 है। समझ पाए, यानी विभव जो है परिवर्तित हो रहा है लगातार। श्रेणी क्रम संयोजन में आपने पढ़ा होगा पहले भी। ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद निकालते हैं भैया। चलो, इसमें जो आवेश है Q बराबर होगा और विभव क्या होगा, बदलता रहेगा। ठीक, तो चलो, आपने एक फॉर्मूला जो पढ़ा था C इज इक्वल टू Q अपॉन में V। ठीक, तो इसी फॉर्मूला से निकालते हैं भाई। तो यहां पर C1 इज इक्वल टू Q उसी तरह से रहेगा, और पहले का V1 है, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड C2 इज इक्वल टू Q उसी तरह से है, क्योंकि अपरिवर्तित है Q, और V क्या है, परिवर्तित हो रहा है, यानी V2 हो जाएगा। C3 इज इक्वल टू Q अपॉन में V3 हो जाएगा। ये सेकेंड, ये थर्ड। अब क्या करते हैं, समीकरण 1, 2 व 3 से, ठीक, क्या करते हैं,
कुछ अब हमको इसमें ध्यान क्या देना है, एक चीज हमको ध्यान देना है, ठीक है। ये फोर्थ, ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, ठीक। इक्वेशन थर्ड व फोर्थ से, ठीक, चारों समीकरण से C क्या है, बराबर है किसके, Q अपॉन V के है, ठीक है, इसके है ना। तो इसी तरह से अगर हम Q इज इक्वल टू अगर निकालें या फिर V इज इक्वल टू अगर हम निकालें तो क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू Q अपॉन में C1। समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो, चलो फिर से समझाते हैं, ठीक है। इसको भी मिटा दो, ज़्यादा तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे। संधारित क्या पढ़ते हैं यार, धारिता को जो आपने फॉर्मूला पढ़ा था, C इज इक्वल टू Q अपॉन में V था, तो V इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, Q अपॉन में C आ जाएगा। ऐसे जान जाओ, अब कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक। उस तरह से कन्फ्यूजन हो सकता था। ये फर्स्ट है, ये V1 इज इक्वल टू Q अपॉन में C1, सेकेंड V2 इज इक्वल टू Q अपॉन में C2, थर्ड V3 इज इक्वल टू Q अपॉन में C3, ये क्या है, फोर्थ है। समीकरण 1, 2, 3 व 4 से क्या आ जाएगा, Q अपॉन में C यहां पर हमने निकाला इज इक्वल टू Q अपॉन में C1 प्लस Q अपॉन में C2 प्लस Q अपॉन में C3, ऐसे लिख सकते हो, ठीक, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो यहां पर अब आपको कॉमन कुछ दिख रहा है, यहां से Q कॉमन दिख रहा है, Q अपॉन में C इज इक्वल टू Q कॉमन हम निकाल लेते हैं तो क्या आ जाएगा, 1 अपॉन में C1 प्लस 1 अपॉन में C2 प्लस 1 अपॉन में C3, Q से Q कैंसिल, 1 अपॉन में C इज इक्वल टू 1 अपॉन में C1 प्लस 1 अपॉन में C2 प्लस 1 अपॉन में C3, क्या आ गया, धारिता का फॉर्मूला आ गया श्रेणी क्रम संयोजन का। क्लियर हुआ, क्लियर हो पाया, हो गया ना। ये जानते हो कैसे हुआ है, V इज इक्वल टू Q अपॉन C है, चूंकि ये अलग अलग, मतलब इसका V1 है, इसका V2 है, इसका V3 है, लेकिन यहां से लेकर के ये पूरा जो है V है, मतलब ये V है और इसी के अंदर खंड खंड में V1 V2 V3 है, तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो उसी तरह से V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 है, और V1 V2 V3 का मान क्या है, Q अपॉन में C1, Q अपॉन में C2, Q अपॉन में C3 है, तो हमने निकाल दिया भाई, ठीक है। ये क्या है, जो प्रतिरोध होता था ये उसका उल्टा है, उसमें श्रेणी क्रम में क्या होता था, श्रेणी क्रम में होता था R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 है, लेकिन यहाँ पर श्रेणी क्रम में 1 अपॉन में C इज इक्वल टू 1 अपॉन में C1 प्लस 1 अपॉन में C2 प्लस 1 अपॉन में C3 है। इसको मिटा दें। अब क्या करते हैं, अब समांतर क्रम में पढ़ते हैं, ठीक। समांतर क्रम वाला भी पढ़ ले भाई, कहाँ है उसको पीछे रखेंगे हम। समांतर क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन, ठीक। समांतर क्रम संयोजन में किस तरह से होता है भाई, वो भी देखो। देखो यहां पर एक धारिता, यहां पर एक धारिता, यहां पर एक धारिता, प्लस माइनस, ठीक। यहां पर क्या है, विभव यहां पर अपरिवर्तित होगा, ठीक है। यहां पर विभव क्या है, अपरिवर्तित हो जाएगा, और जो Q है यानी आवेश है, यहां से Q गया, यहां से Q गया, बट यहां पर Q1 हो गया, Q2, Q3, यहां से जब आएगा तो फिर Q हो जाएगा, मिल करके Q हो जाएगा, यानी Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 है, ठीक। वहां पर V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 था। उसी तरह से यहाँ पर C इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन में V होता है, तो Q इज इक्वल टू क्या निकालोगे, C इंटू V हो जाएगा ना। तो इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, Q इज इक्वल टू C इंटू V, इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हो।
मान लो भाई क्या दिक्कत है, तो उसी तरह से Q2 इज इक्वल टू Q1 इज इक्वल टू C1 इंटू V, दूसरा है Q2 इज इक्वल टू C2 इंटू V, थर्ड Q3 इज इक्वल टू C3 इंटू V, फोर्थ। ठीक, अब इसमें भी उसी तरह से समीकरण 1, 2, 3 व 4 से ठीक कर देते हैं भाई। ये जो Q है ये बराबर है किसके, Q बराबर है Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 के, तो Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 है। चलो प्लस Q2 प्लस Q3 है। ठीक, तो उसी तरह से करते हैं भाई, CV इज इक्वल टू C1V प्लस C2V प्लस C3V। इसमें से V कॉमन ले सकते हो कि नहीं, CV इज इक्वल टू V अगर हम कॉमन ले लें C1 प्लस C2 प्लस C3, V से V कैंसिल, C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है, क्लियर हो गया, नोट कर लो। ये क्या है, समांतर क्रम है, उल्टा है, उसमें जो हट जा रहा है पहले इसको देख लो एक बार, उतार लो, छाप लो। ठीक, अब चलो स्क्रीनशॉट ले लिए होगे। उसमें जो था प्रतिरोध श्रेणी क्रम में था, तो R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 था। इसमें श्रेणी क्रम में 1/C1 इज इक्वल टू 1/C2, 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 है। और समांतर क्रम में उसमें क्या था, उसमें था 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 था, लेकिन यहां पर उसका उल्टा है, C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 है, उल्टा है। ठीक है, बस वही चीज है। इस पे एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं पहले। ठीक, चलो नोट कर लो। चलो क्वेश्चन नोट करना। चलो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन एक संयोजन है। ठीक है, संयोजन किस तरह से है, ऐसे है। इस तरह से कुछ संयोजन हमको दिया हुआ है। ठीक है, ये क्या है, परिपथ हमको दिया हुआ है। ठीक, ये क्या है, ए है, ए हमने लिखा है, ये बी है। ठीक, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये क्या है, 3 माइक्रोफैरड है। आपके किताब का ही क्वेश्चन है। ये क्या है, 3 माइक्रोफैरड। ठीक, यहाँ पर नीचे क्या है, 3 माइक्रोफैरड है। ठीक है, चलो 3 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड, यहाँ पर भी 3 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड, यहाँ पर 2 माइक्रोफैरड है, 2 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड। ठीक, अब क्या है, ये 3 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड। आपको क्या लग रहा है, ये कुछ श्रेणी क्रम टाइप है क्या, श्रेणी क्रम है। देखो कुछ पता चल रहा है क्या, देख करके अगर कुछ पता चले तो बताओ। यहाँ पर 3 है, ठीक, 3 है। चलो तो ये श्रेणी क्रम है, क्वेश्चन है, ये सॉल्व करो। लिख देते हैं, बच्चे परेशान हो जाएंगे। चलो ये वाला पहले इसको लिखते हैं, 1/C इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। क्यों, क्योंकि ये श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है ना, तो क्या आ जाएगा, 1/C इज इक्वल टू 3/3, एलसीएम लोगे 3 आएगा, 1 + 1 + 1 3, काट दोगे, C इज इक्वल टू आ जाएगा 1। ठीक, तो एक और परिपथ हमको मिल जाएगा ऐसे, ठीक। यहां पर क्या आ जाएगा,
ऐसे कुछ आ जाएगा, क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है, 3 कह रहा हूँ 1 आ जाएगा, 1 माइक्रोफैरड। और ये बाकी जो है यही वाला रहेगा, ठीक, नोट नहीं कर रहा हूँ, ज़्यादा समय आप लोग का खा जाऊंगा नहीं तो, ठीक। अब ये क्या है, यहाँ पर मान करके चलो ये 1 माइक्रोफैरड हो गया है, इसको यहाँ से हटाओ, इसको यहाँ से हटाओ, इसको 1 कर दो भैया, ये 1 हो गया और ये जुड़ गया आपस में, ऐसे हो गया कुछ, ठीक, ठीक है। तो अब क्या है, इसको और इसको देखो समांतर क्रम है, तो अब क्या करोगे, इसको और इसको जोड़ो, तो C इज इक्वल टू C1 ये होगा, C2 ये होगा, 2 + 1 इज इक्वल टू C इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक। ये क्या आ गया 3 आ गया, तो ये वाला पूरा खत्म हो जाएगा, यहां पर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, और ये आगे वाला इसके खत्म, क्योंकि श्रेणी क्रम में था, समांतर क्रम में था, इसलिए ऐसा हमने जोड़ा, ठीक। ये C1 है, ये C2 इसको मान लो भाई, कहाँ कंफ्यूज हो गए तुम, ठीक। अब इसको देखो, ये भी श्रेणी क्रम में है, तो इसको जब निकालोगे तो क्या आ जाएगा, इसी तरह से निकालोगे तो क्या आ जाएगा, इसका विमान 1 आ जाएगा, इसका विमान 1 आ जाएगा, कैसे देख लो भाई कैसे, 1/C इज इक्वल टू 1/3 + 1/3 + 1/3, क्या आ जाएगा C इज इक्वल टू आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक। और ये सारा कैंसिल हो जाएगा, ये हट जाएगा, क्योंकि इसका मान हमने निकाल दिया 1। अब क्या हो गया 2 और 1, ये समांतर क्रम है, समांतर क्रम में ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, C इज इक्वल टू C1 + C2, ठीक। तो क्या हो जाएगा 3 आएगा, क्यों, क्योंकि ये समांतर क्रम में है, तो ये 2 + 1 हो जाएगा 3, ठीक। तो ये वाला पूरा ये हट जाएगा। अब क्या आ गया, अब आ गया श्रेणी क्रम में, तो ये श्रेणी क्रम में आ जाएगा, तो 1/C इज इक्वल टू 1/3, 1/3 + 1/3, क्या आ गया C इज इक्वल टू आ गया 1। कैसे आया है, एलसीएम लोग 3 आएगा, 3/3 1, C इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। क्लियर हो पाया, हो गया क्लियर। चलो ये आपने एक क्वेश्चन कर लिया इस पे, ठीक है। बाकी जो है जम करके पूरा एकदम लाइक करो, जम करके एकदम सब्सक्राइब करो और शेयर करो यार। जहाँ भी तुम पढ़ते हो, कोचिंग क्लास में, स्कूल में, जहाँ भी जाते हो, ठीक है, सबसे कहो कि कोई है जो पढ़ाते हैं ऑनलाइन और अच्छे से पढ़ाते हैं, फ्री में पढ़ाते हैं, कॉन्सेप्ट भी आप लोग को पूरा एकदम क्लियरली दे पा रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए कॉन्सेप्ट जो है एकदम क्लियर हो जाता है। तो जैसे बाकी टीचरों की तरह से ये नहीं कि बस पढ़ा दिया, चाहता हूँ कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। तो इसलिए कॉन्सेप्ट पहले क्लियर करो, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो क्वेश्चन भी होगा और थ्योरी भी हो जाएगा। कॉन्सेप्ट पहले क्लियर रहना चाहिए, ठीक। तो इसलिए कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, तभी आप न्यूमेरिकल उसका कर पाओगे, नहीं तो थ्योरी फंसेगा ही और न्यूमेरिकल भी फंस जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर किए तो आपका न्यूमेरिकल हो जाएगा, कॉन्सेप्ट रहेगा तभी न्यूमेरिकल होगा, ठीक। इतनी चीज़ें ध्यान रखना। जम करके लाइक कर देना यार, अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। ये तो हमेशा कहते हैं क्योंकि नया चैनल है, और हमेशा मैं आपसे कहता हूँ कि मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है और आपको मेरी ज़रूरत है। तो दोनों लोग एक दूसरे का जब सपोर्ट करेंगे तो ही कुछ हो पाएगा, ठीक है। और जल्द ही आप लोगों के लिए लाइव सेशन आएंगे, बस सब्सक्राइबर बढ़वाइए आप लोग, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चैनल से जोड़िए, कहिए कि हाँ वो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और क्या है कि लाइव भी आएगा और नोट्स भी आप लोग को जल्द ही मिलेंगे, ठीक है। ये मत सोचो कि अगर मैं उसको बताता हूँ तो वो पढ़ने लगेगा तो वो भी जान जाएगा, वो भी जान जाएगा, ऐसा मत सोचो। जहाँ जिसको भी इस वीडियो की ज़रूरत है वहाँ तक पहुँचाने का प्रयास करो इस वीडियो को, ठीक है। और हर एक जगह मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो पर खूब अच्छे खासे व्यू आ जाएँ, ठीक है। खूब अच्छे खासे व्यू आएँ तो अच्छे से और भी हमारा मनोबल ऊंचा होगा, हम लोग को एनर्जी मिलेगा तो और ज़्यादा अच्छा करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। इसलिए जम करके शेयर कर देना, ठीक है। लाइक भी ज़रूर कर देना, और अगर चैनल से अगर नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए चैनल से, ठीक है। बाकी सभी चीज़ें ठीक हैं और अच्छे से पढ़ते रहिए, बाकी सब बढ़िया है, ठीक। चलते हैं, गुड बाय, टेक केयर, ठीक है, बाय, चलो।